अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब से फ़ायज़ा पप्पू का ख़त आया था सबको बेचैनी लगी हुई थी। अरमीना कब आ रही है? इब्साम ने कोई 10वीं मरतबा पूछा। कहो तो लिख दे, फाइज ने चिढ़ के कहा। कब आ रही है? 100 मरतबा तुम लोगों को बता चुके हैं कि 11 तारीख को अरमीना की फ़्लाइट है, लेकिन तुम लड़कियां पता नहीं जान जान के मज़े लेने के लिए एक ही बात करती हो। अब छोड़ो भी, फारिस ने कहा। तुम ये बताओ अरमीना कैसी होगी? शहबाज भाई होते तो बताते, लेकिन वो भी पता नहीं कब आएंगे। कैसी होगी क्या मतलब भाई? जैसी हमारी फिल्मों की हीरोइनें होती हैं। और वो कैसी होती हैं? अहमद भाई ने पूछा। भाई यूं कि वो लंदन से भी आए तो वो दुपट्टा सर पे लिए रखती हैं। मशरकी हुस्न का मुकम्मल नमूना। पाकिस्तान जिन्हें दुनिया की हर शय से ज़्यादा अजीज़ होगा। सौलेह ने पता नहीं किसका नक्शा खींचा था, फिल्मी हीरोइन का या अरमीना का। लेकिन अपनी अरमीना ऐसी लगती तो नहीं, फारिस ने डरते डरते कहा। बेवकूफ़, वहाँ सर्दी ही इतनी पड़ती है कि जीन्स वगैरह पहननी पड़ती है, और जीन्स पहनने से सोचें थोड़ी बदल जाती हैं। फाइक ने गोया सबको तसल्ली दी। असल में अहमद भाई की शादी थी और फायज़ा पप्पो खुद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अपनी इकलौती बेटी अरमीना को भेज रही थी, और सब खूब अंदाज़ों की टांग तोड़ने में लगे हुए थे। मुसीबत ये थी किसी ने भी उसे देखा नहीं था सवाए शहबाज के, और शहबाज अपने शिकार पे गए हुए थे। सिर्फ एक तस्वीर आई थी जिसमें अरमीना ने जीन्स पहनी हुई थी और कुत्ते के साथ खेल रही थी। और फिर जिस शाम अरमीना को आना था सब उसे लेने बड़ी सज धज के साथ गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद किसी को इतना मौका भी ना मिल सका कि अपने ख्वाबों के टूटने का सही तरह से शोक भी मना सकता। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम किसी इंग्लिश मूवी में उन लड़कियों को देखते हैं। लंबा सा कोट, उस पे मोटे मर्दाना शूज़, कैसा मशरकी हुस्न और कहाँ का मशरिक। सबकी शक्लें ऐसी हो गई थी कि आखिरकार सौलेह को कहना पड़ा, तुम लोग अरमीना को खुशामदीद कहने आए हो या किसी की डेड बॉडी लेने? तौबा साले, कैसी बातें कर रहे हो? फारिस ने बुरा सा मुंह बनाया। तो फिर अपना रवैया दुरुस्त करो, शक्लें देखो अपनी। वैसे ही तुम लोग कम हवनक हो जो अब और भी पागल लग रही हो। हाँ, अब हम तुम्हें पागल ही लगेंगे। तुम्हें लंदन पलट कज़न जो मिल गई। इब्साम भी जल के बोली। तुम लड़कियां भी क्या शय होती हो? अहमद भी आहिस्ता से बोला। अपनी ही हम जिनस से जेलस होना शुरू हो गए। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि अरमीना उनके नज़दीक आ गई। सब ने ही उसे हाथों हाथ लिया। लड़कों से उसने हाथ मिलाया और लड़कियों से गले मिली। शुक्र है मामला उल्टा नहीं हो गया। फारिस ने ठंडी सांस भरी। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं पड़ रही। वो अपने कोट से खुद ही घबरा गई। ज़्यादा क्या अरमीना साहिबा, यहाँ तो कम भी नहीं पड़ती। हमारे एक मज़ाहनिगार कहते हैं कि जब कराची के लोग खबरों में सुनते हैं लाहौर कोयटा वगैरह में सर्दी पड़ रही है तो ये लोग भी इखलाकन स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। फाइक के कहने पे वो बेसाख्ता हंस पड़ी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? बाहर आते ही उसने पूछा। जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, असल में इतना गंदा हो रहा था। ये भी साफ है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो अपनी ऐनक से देखते हैं। सौलेह के जल भुन के कहने पे वो हंस पड़ी। आप लोग बहुत हंसाते हैं। और ये बात तो शायद उसने मजाक में कही थी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसाते हैं। 2 दिन में ही सबको अंदाज़ा हो गया कि वो अकेली ही इतना हंसाती है कि सबको उसने पीछे छोड़ दिया। बातें शुरू होती तो ख़त्म होने का नाम न लेती। सबसे ज़्यादा अरमीना ही बोलती थी। तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता अरमीना, इतना बोलती हो? फारिस एक दिन छेड़ रही थी। असल में 1 महीने के लिए आई हूँ। वक्त कम और बातें बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने बालों को झटकते हुए मुस्कुराई। वैसे अम्मी भी कहा करती थी कि तुम बहुत बोलती हो, लेकिन यार क्या करूँ, बोलने की तो आदत है। अच्छा ये बताओ, अहमद भाई की शादी कब है? बस 15 दिन बाकी और हैं। अभी 15 दिन पड़े हैं और तुम लोगों ने यूं अफरा तफरी फैलाई हुई है घर में जैसे कल ही है। इत्तलान अर्ज है कि हम लोग शादी की तैयारियां पिछले 3 महीने से कर रहे हैं।
फारिस दुपट्टे पे किरण लगाते हुए बोली। अच्छा बात सुनो, क्या अहमद भाई कोई बहुत मशहूर आदमी है जो इतनी तैयारियां हो रही हैं? वो झुककर ऐसे राजदाराना अंदाज में बोली कि फारिस को हंसी आने लगी। जी नहीं, हमारे अहमद भाई बहुत काम को इंसान है। उन्हें तो शायद उनके ऑफिस के कॉलीग्स ही पहचान लें तो बड़ी बात। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ शादियाँ इसी तरह होती हैं। हमारे यहाँ से मतलब हमारे मुआशरे में। लेकिन क्यों? ये तो फजूल खर्ची है। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए किसी इमदाद या कर्ज वगैरह की कोई स्कीम मंजूर की है। तो तुम्हारा क्या मतलब? अगर अमेरिका ने कोई स्कीम मंजूर की है तो तुम यूरोप क्यों जमा रही हो जैसे तुमने मंजूर की हो? और दूसरी बात कि थोड़े दिनों के बाद हम लोग फिर उसी हाल में ही होंगे। बहुत जलील हो तुम लोग। अरमीना भुना के उठी। तुम हम पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? इब्साम ने उसका हाथ पकड़ के उठाया। हम तुम्हें नेशनल असम्बली के मेंबर दिखाई दे रहे हैं या कोई सफ़ीर वजीर किस्म की शय कि तुम्हारी बात हुकूमत तक पहुंचाएं? ये सब लोग तो किसी जगह भी अक़लियत में होते हैं। जब तक अक्सरियत अपने आप को नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। मेरा मतलब है अवाम। खुदाया, सौले ने कानों पे हाथ रखा। सच सच बताओ अरमीना, क्या तुम्हारा कोई थीसिस किस्म की चीज़ लिखने का इरादा है? लिखने का इरादा तो नहीं, लेकिन देखना अब लिखूंगी। इसीलिए तो मैं वहाँ किसी को बताती नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। या खुदा, सौले कराह के रह गया। तुम इस कदर गद्दार किस्म की शय हो, हमें पता नहीं था। हमने तो सुना था जो लोग बाहर रहते हैं वो वतन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम लोगों की हरकतें तो बहुत अच्छी हैं ना, जैसे आए दिन तो पाकिस्तानी कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी हीरोइन की स्मगलिंग, कभी फ्रॉड्स में पकड़े जाते हैं। फिर अखबार में इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती हैं और वहाँ के अंग्रेज़ कहते हैं कि पाकिस्तानी तो ऐसी हरकतें ही करते हैं। तुम क्या हमसे अलग हो? तुम्हारी पहचान भी तो यही वतन है। फारिस ने तहम्मुल से समझाया। बस फारिस, बेकार की बातें नहीं करो। जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, जहाँ का दिया खाती हूँ, बस वही मेरी पहचान है, उसके अलावा कुछ नहीं। अमीना ने बात खत्म की तो सभी चुप हो गए। शादी में 5 दिन रह गए हैं। शहबाज भाई का कोई अता पता नहीं। उस रोज सब बैठे थे कि फारिस ने कहा, ये कौन हजरत हैं? सबसे बड़े ताया जान के तीसरे नंबर के बेटे, आजकल शिकार पे गए हुए हैं। हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। शायद 1-2 साल पहले हमारे पास लंदन आए थे। बस दुआ है तुम्हारा और उनका टकराव ना हो जाए, फारिस ने कहा, क्योंकि अगर एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब। मुझे क्या किसी से? कोई कैसा भी हो, उसने लापरवाही से कह के अंदर जाने को कदम बढ़ाए कि एकदम से सर पकड़ के बैठ गई। बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी थी। देख कर नहीं चला जाता, आने वाले ने भुना कर कहा। चल कौन रहा था? मैं तो खड़ी हुई थी कि आप कुछ चल के आए और मुझसे टकराए। क्या मतलब? वो शख्स चिराग पा होकर बोला। मैं इतनी दूर से आया हूँ कि आपसे टकराऊं। और तुम फारिस, तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? वो फारिस की तरफ मुड़ा। इस फिल्मी सीन पे हंसी आ रही है। फारिस हंसी रोकते हुए बोली, ये फायजा फूफो की बेटी अरमीना है और अरमीना ये शहबाज भाई हैं, एक दफ़ा लंदन भी जा चुके हैं। अच्छा, तुम शहबाज हो? उसने शहबाज को लंबा किया। ये लग तो नहीं रहा है। तुम बहुत बदल गए हो। अरमीना को बड़ा शक था उसके शहबाज अली होने के सिलसिले में। ख़ास तौर पे तुम्हारे मुंह पे इन साइकिल के पैडलों का खासा इजाफा लर्जा खेज है, क्योंकि सच शहबाज ये इतनी खूंखार लग रही हैं कि अच्छे भले आदमी को तुम्हारे करैक्टर के बारे में शुबा हो जाए, जैसे मुझे शुबा क्या यकीन हो रहा है। खबरदार, मेरी मूछों को कुछ मत कहना। तुम बहुत बदतमीज़ हो। शहबाज भुनाया। एक तो मुसलसल तुम करके बात करी हो और फिर फजूल किस्म के रिमार्क्स दे रही हो। तुम कौन सा मुझे आप जनाब कह के बात कर रहे हो? अरमीना ने भी दू बदू जवाब दिया। हालांकि मैं मेहमान हूँ, तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए, चाहे तुम जूते मारो। शहबाज ने जूते के तस्मे खोलते हुए कहा। हम तुम्हारा एहतराम करें? कमाल है जनाब। कौन जूते मार रहा है? तुम और कौन? वो भी पानी में भिगो भिगो के। उसके कहने पर वो पाँव पटकते हुए अंदर जाने लगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? फाइक ने उसका रास्ता रोका। शहबाज भाई वैसे ही तुम्हें छेड़ रहे हैं, मेरा और इनका छेड़छाड़ का क्या रिश्ता है? कहते हुए वो भूल गई कि मजाक उड़ाना उसी ने शुरू किया था। रिश्ता होता नहीं, बनाया जाता है। फाइक ने टांग अड़ाई। तुम तो चुप रहो तरबूज। उसने साले को घूरा।
एक तो खुदा जाने अरमीना को हर एक की शक्ल देखकर फल क्यों याद आने लगे थे। तुम लोग यूं ही बातों में लगी रहोगी, उन मछलियों को भी देख लो जो जीप में पड़ी हुई हैं। आप तो शहबाज भाई तीतर के शिकार को गए थे, क्या तीतर मछलियां बन गई हैं? नहीं, बस वापसी पे प्रोग्राम बन गया। शहबाज ने जमाई रोकी। फारिस ने सारे रेवड़ को उठाया और मछलियां साफ करने बैठ गई। इसे खाएंगे कब? सबकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। अभी मसाला लगा के रखेंगे और सुबह इसे भून कर खा लेंगे। फारिस ने सारा प्लान सबके गोश गुजार किया। इसे देखो, ये अभी तक लगता है मछलियों को तीतर ही समझ रही है जो सुबह आग पे भूनने का प्रोग्राम बना रही है। अहमद ने कहा, क्यों, क्या मछलियाँ आग पे भुनी नहीं जाती? मैंने खुद कई जगह देखा है, बाकायदा जंग छिड़ गई और सब मछलियों की दुम पकड़कर एक दूसरे को घुमा घुमा के मारने लगे। अगर शहबाज अपनी मछलियों का ये हाल देख ले तो आइंदा शिकार करना छोड़ दे। अरमीना ने बाआवाज़े बुलंद अफसोस का इजहार किया। बल्कि शिकार तो दूर की बात है, वो फिशरमैन बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा जहाँ से ये मछलियाँ हर महीने आती हैं। कहने के बाद उसकी नज़र सामने शहबाज पे पड़ी जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने जो दौड़ लगाई फिर तो सीधा बड़े ताया अब्बू के कमरे में जाकर ही दम लिया। अहमद की शादी का हंगामा शुरू हो चुका था। मायूं वाले रोज़ शहबाज को अरमीना से बदला लेने का मौका मिल गया। उपटन लगा लगा कर उसका गुलाबी चेहरा वैसे ही पीला हो रहा था। इस पर उसने तेज चीखता हुआ पीला रंग पहन लिया। ऐसी गंवार लड़की कौन कहेगा ये लंदन से आई है। ये रंग देख देख कर शहबाज के सर में दर्द होने लगा। आखिर जब नहीं हो सका तो थोड़ी देर के बाद उसने मुलाजिम से गन्ने का शरबत पैक करवा के उसके पास भिजवा दिया। और वो कहाँ उधार रखने वाली थी, चीखती हुई उसके सर पे आके खड़ी हो गई। मकसद क्या है आखिर तुम्हारा मुझे ये भेजने का? पता है, जब हमारे यहाँ लोगों को पीलिया हो जाता है ना तो डॉक्टर यही गन्ने का जूस ही तजवीज़ करते हैं। आखिर मेडिकल के फाइनल ईयर में हूँ, इतना तो जानता ही हूँ, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। तो अरमीना ने जल के जाके कपड़े ही तब्दील कर लिए। देखा कितना फ़ायदा हुआ एक ही खुराक में, वो मुस्कुरा कर बोला तो अरमीना की जान जल के रह गई। उसने अपने कपड़ों पे हसरत भरी नज़र डाली और शोला बार निगाहों से शहबाज को घूरा। मेहंदी वाले दिन सब लोग मीना बाजार मेहंदी लगवाने जा रहे थे। दिल तो उसका भी चाह रहा था लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग चली जाओ, मैं घर में ही फारिस से लगवा लूँगी, उसने दवा खाते हुए कहा। लेकिन बड़ी ताईजान आ गई और उन्होंने ज़बरदस्ती उसे सबके साथ भेजा और फारिस को हिदायत भी कर दी कि वापसी में इसका डॉक्टर से चेकअप करवाती हुई लाना। वो बाहर आई तो सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। वो अफरा तफरी में जाके बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवा से बातें करने लगी। लगता है हम मीना बाजार जाने की बजाय खुदा के हजूर जा रहे हैं, इब्साम बुड़बुड़ाई। गाड़ी की रफ्तार बजाय कम होने के मुस्तकिल बढ़ता देखकर सभी खौफजदा हो गए। अरमीना ने पिछली सीट से उचक कर कॉकपिट में झांकने की कोशिश की तो उसे शहबाज के चमकते हुए बाल नजर आए। पायलट साहिब, ये सड़क है, कोई रनवे नहीं। अगर आपका ये ज़मीनी जहाज़ क्रैश हो गया तो हम सब बदरूहें बन के आपको डराया करेंगे। तुम भी जा रही हो? शहबाज ने उसकी आवाज़ सुन के पीछे मुड़ के देखा। मैंने तो सुना था तुम नहीं जा रही। ये मेरा ज़ाती मामला है, उसने होंठ से कोड़े। प्लीज़ शहबाज भाई आहिस्ता चलाएं, अरमीना को यहाँ की चीज़ें भी दिखानी थी। आप लोग घुमाने के लिए लेकर जाते नहीं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी नहीं देखने दे रहे। जिनको यहाँ के लोग नहीं पसंद उन्हें यहाँ की चीज़ें क्या पसंद आएंगी। शायद शहबाज तक खबर पहुँच चुकी थी। ज़्यादा ना तंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं बेकार की बहस के मूड में नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई और सब उतरकर मीना बाजार की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं बैठी रही। उसको अपनी जगह जमे देख कर शहबाज उसकी तरफ आ गया। सुनो, अगर मेहंदी लगवाना है तो नीचे उतर के जाना पड़ेगा, यहाँ आपको कार में आके कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। मुझे नहीं लगवानी, वो बेजारी से बोली। अच्छा चलो, जब तक सब मेहंदी लगवा रही हैं हम आइसक्रीम खाते हैं, उसने शौकी से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, उसने कहा था कि एकदम फारिस सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आई। अरमीना आओ ना यार, वहाँ कहाँ रुक गई? और वहीं सीढ़ियों पर से उसे हाथ हिला हिला के बुलाने लगी। शहबाज ने एकदम गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगा के ले गया। ये क्या किया? वो बुला रही थी, वो थोड़ी नाराज़गी से बोली। बुलाने दो, वो भी लापरवाही से बोला। और थोड़ी देर में ही उसने गाड़ी एक बोतीक के सामने रोकी। मजबूरन अरमीना को उतरना पड़ा। उतरने तक की बात न थी,
उसे एक भारी काम वाला सूट भी पसंद करना पड़ा। अरमीना, तुम ये शादी के दिन पहन लेना। और अरमीना अपनी आदत के मुताबिक कहना चाहती थी कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मगर जब कहने के लिए मुंह खोला तो कुछ कह ही ना सकी। वो उन आंखों की कहानी से डरती थी या फिर पढ़ना ही नहीं चाहती थी। कहाँ जाना है अब? मीना बाजार ले चलूं या फिर घर जाना है? वो यूं संजीदगी से बोला जैसे वो 2 लम्हे उनके दरमियान आए ही ना हो, जिसने अरमीना की पूरी हस्ती को हिला के रख दिया था। मर्जी है, उसने जल के कहा। अरे, वो उसका सुर्ख चेहरा देख के हंसा। मेरी मर्जी पर बाद में अमल करना, फिलहाल तो अपनी मर्जी बताओ। शहबाज, उसने गुस्से से उसे देखा। मैं बदतमीजी पसंद नहीं करती। क्या मैंने कुछ कहा है तुम्हें? और अरमीना का दिल चाहा कह दे, इन आंखों की मौजूदगी में कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, लेकिन बोलने से उल्टा रिकॉर्ड लगता, इसलिए खामोशी से क्यूटेक्स खुरचती रही। फिर उसे घर ही ले आया वो। सब शहबाज पे चीखने लगे कि तुम अरमीना को लेके कहाँ चले गए थे? भाई, इन्हें कोई सूट वगैरह लेना था। ये लो अपना सूट। उसने पैकेट उसकी तरफ उछाला, जिसे रास्ते में ही बसदे एहतराम कैश कर लिया गया। सूट देख के सब चीख पड़े। कितना हसीन सूट पसंद किया अरमीना तुमने, ये किस दिन पहनोगी? बारात में, उसकी बजाय शहबाज ने जवाब दिया। लेकिन बारात, वलीमे का सूट तो ताइमा बना चुकी हैं। फारिस को ख्याल आया। तो क्या हुआ, इंसान को अपनी पसंद का सूट पहनना चाहिए, सौलह ने कहा। फारिस, मैं ताई अम्मा का बनाया हुआ सूट ही पहनूंगी। उसने पिछले सारे लम्हों का बदला ले लिया। ये सूट तो मैंने वैसे ही लंदन ले जाने के लिए खरीदा है, उसने कहा तो सबने सकून का सांस लिया। सबको पता था अगर वो ताई जान का पसंद किया हुआ कपड़ा नहीं पहनती तो वो नाराज होती। बारात वाले दिन उसने सबसे आसान काम संभाल लिया, यानी कपड़े इस्त्री करने का। फारिस ने चूंकि ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, इसलिए उसके ज़िम्मे सबका मेकअप करना था और बकौल साले यूं हेयर स्टाइल बनाना था कि बिल्कुल पाकिस्तान से आई हुई परियां मालूम हूँ। सबके कपड़े इस्त्री करने के बाद उसने अपना सूट निकाला ही था कि अहमद भाई ने उसे आवाज़ दे ली, अरमीना प्लीज़ 1 मिनट को इधर आओ। वो उनके पास गई तो उसे इतने साल लिए वो बिल्कुल दूसरे सिरे पे चले गए। ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? ओफो, उसका दिमाग घूम गया। अहमद भाई ईमान से, अगर आज आप मैन ऑफ द मैच नहीं होते ना तो मैं आपको बताती आप कैसे लग रहे हैं। इतनी सी बात पूछने के लिए मुझे इतनी दूर लेकर आए। वो भागती हुई वापस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इस्त्री उठाते ही उसे झटका सा लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो इस्त्री ऑफ करके गई थी, लेकिन अब ना सिर्फ इस्त्री ऑन थी बल्कि शान से उसके सूट पे रखी हुई थी। उसने डरते डरते इस्त्री उठाई तो चिपका हुआ कपड़ा भी साथ उठ गया। इतना खूबसूरत और कीमती सूट बर्बाद होकर रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर सब उसकी तरफ लपके। सबसे पहले फारिस की नज़र पड़ी। ओह खुदाया, उसने ताज़ियती लहजे में ऐलान किया। ये कैसे जल गया? मुझे नहीं पता, उसने आंसू साफ किए। फिर फर्दन फर्दन सभी ने उसे अपने अपने सूट पेश किए कि वो उनके कपड़े पहन ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अरे, फारिस चुटकी बजाकर बोली, वही वाला सूट पहन लो जो उस दिन लंदन ले जाने के लिए लेके आई थी, ज़बरदस्त लगोगी। उसके कहने पे अचानक ही अरमीना के जहन में रोशनी सी लहराई, लेकिन बगैर किसी सबूत के वो शहबाज का नाम किस तरह लेती। लिहाजा चुपचाप उसने वही सूट निकाल के पहन लिया। शहबाज किसी काम से अंदर आया तो उसकी सारी तवज्जो अरमीना के कपड़ों पे मरकूज हो गई। अरे, ये वही सूट है ना जो तुमने कल खरीदा था? वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, मगर अरमीना चोर सी बन गई। मजबूरी थी, पहनने पड़े, वरना मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं संभलते। अच्छा अच्छा, शहबाज ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। अरमीना जल के रह गई। सोचने लगी शायद अपनी जीत पे इतरा रहा होगा कि ये सूट इसी ने पसंद किया था और आज ही के दिन पहनने का कहा था। अच्छा, ये सूट ना तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी, उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया। लेकिन सब ने इतनी तारीफें की और शहबाज की नज़र तो सारा वक्त उसका तवाफ करती रही। जाने ये भी क्या राज था, लाख चाहते भी वो अपने दिल को इस पे आमादा न कर सकी। शादी के हंगामे खत्म हुए, सब अपने अपने घरों को लौटे तो उसने भी जाने का सोचना शुरू कर दिया। अब्बू अम्मी के 2-3 फ़ोन आ चुके थे, वो दोनों उसे मिस कर रहे थे। यूं भी उसकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो चुका था। तो गोया तुम सचमुच चली जाओगी? इब्साम ने अफसुर्दगी से कहा।
وہ اپنے مخالفانہ بلکہ غدارانہ خیالات کے باوجود سب کو عزیز ہو گئی تھی۔ اب آتی رہا کروں گی، اس نے گویا تسلی دی۔ بار بار آنا اتنا آسان نہیں۔ ابو اچھی پوسٹ پر تھے، اس کے باوجود لندن میں رہ کر خود کو اسٹیبلش کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا۔ جب تک وہ لوگ قصبے میں رہے امی کچھ نہ کچھ بچت کر ہی لیتی تھیں، لیکن جب سے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا امی نے بھی لندن میں ہی ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیا تھا اور یوں خرچ دگنا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے ساتھ اس کی دوست سارا بھی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ لوگ مسٹر اسمتھ کے پاس جو ایک کمرہ ہے وہی کرائے پہ لے لیں گی، ویکینڈ پہ ٹرین سے گھر چلی جایا کریں گی۔ لیکن امی ابھی تک پرانے زمانے کی باتیں کرتی تھیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہ اس کا کسی دوسرے کے پاس رہنا گوارا کر سکتی ہیں، نہ اس کو ٹرین کے سفر کی اجازت دے سکتی ہیں۔ اب بھی یہی سب باتیں ہو رہی تھیں اور اچھے بھلے ماحول پہ افسردگی کا رنگ طاری ہو گیا تھا۔ کاش ہم تمہیں روک سکتے اور ایسی زنجیر پہنا سکتے کہ تم لندن وندن سب بھول جاتی۔ خیر یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ مسکرائی۔ ایسی زنجیر پہننے کے باوجود بھی اس نے سوچتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو شہباز کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے باہر آ گئی۔ باہر چاند کی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جانے شہباز کی نظروں میں کیا تھا، وہ کتنی ہی دیر افسردہ سی باہر ٹہلتی رہی اور پھر اس کی واپسی کے روز وہ سب لوگ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھے۔ ایک مہینہ ایک پل میں کھو گیا تھا۔ ڈرائیونگ شہباز کر رہا تھا اور خلاف معمول بالکل خاموشی سے۔ شہباز بھائی آپ بہت چپ چپ لگ رہے ہیں، آخر فارس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں تو، اس نے ایک نظر ان سب کے چہرے پہ ڈالی اور پھر دوبارہ اسٹیئرنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور آج تو آپ لوگ لڑے بھی نہیں، اس بات پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یا ارمینا کا؟ مرضی ہے، وہی مختصر جواب۔ اس سے پہلے کہ سب ارمینا کے پیچھے پڑتے کہ کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی، اچانک ہی ٹریفک جیم ہونا شروع ہو گیا۔ سب ہی پریشان ہونے لگے۔ یہ کیا ہو گیا شہباز؟ فارس نے پریشانی سے کہا۔ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ یار جہاں پر تم لوگ بیٹھی ہو وہاں پر میں ہوں، ویسے ٹھہرو پتا کر کے آتا ہوں۔ شہباز نیچے اترنے لگا تو سب نے ہی اسے روک لیا۔ نہیں جاؤ، وہ دیکھو مجھے پولیس والے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ ہاتھ تو چھوڑو، نہیں جا رہا بابا۔ اس کا جملہ ابھی منہ میں ہی تھا کہ ایک دم ارمینا کی چیخ نکل گئی۔ اب آپ کو کیا ہوا محترمہ جو چیخیں مار رہی ہیں؟ شہباز نے بیزاری سے کہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ نہیں بولنے پر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ کچھ پولیس والے سائیکل سوار کو بے دردی سے مار رہے تھے اور وہ مستقل ہاتھ جوڑ جوڑ کے کچھ بول رہا تھا۔ شاید کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر وغیرہ آ رہے ہوں گے، اس لیے ساری تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ کیا صرف چیف منسٹر کے لیے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، شہباز نے مختصراً کہا۔ کیا اس لیے اس بیچارے کو اتنا مارنا ضروری تھا؟ بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی ارمینا، لیکن وہ عادت بن جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے، جو ان کی بات نہ مانے اس کے ساتھ یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کرے اب جلدی سے یہ ٹریفک بحال ہو جائے۔ اسی وقت احمد بھائی نے کہا تو ارمینا کو خیال آیا کہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، ورنہ اس کا ذہن ابھی تک صرف اس ہنگامے میں الجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاروں کا جھنڈ برآمد ہوا۔ ارمینا نے گننا شروع کیا۔ 3-4 مرسڈیز، اس کے پیچھے پائلٹ موٹر سائیکلیں، اسکورٹ گاڑیاں۔ اف خدایا، تمہارے ملک میں کتنی دولت ہے شہباز۔ پتہ نہیں وہ طنز کر رہی تھی یا سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹریفک کا دباؤ کم ہوا تو شہباز نے گاڑی ٹرن کی۔ کہاں جا رہے ہو شہباز؟ 1 منٹ یار، ادھر آؤ۔ شہباز نے گاڑی اس سائیکل سوار کے پاس لے جا کے روکی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے دوست؟ اس کے کہنے پہ آدمی نے چونک کے نظریں اٹھائیں۔ اس کے ہاتھ میں خون کی تھیلیاں تھیں، سرخ رنگ کے خون کی تھیلی دھوپ کی شدت سے کملا کے کالے رنگ کی ہو رہی تھی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچنا تھا، میری بیوی۔ اچھا، شہباز اس کا مسئلہ سمجھ گیا۔ احمد تم ڈرائیونگ کر لو گے؟ اس نے چابی احمد کی طرف بڑھائی۔ جس ہاسپٹل میں اس کی بیوی ایڈمٹ ہے وہاں میرے دوست وغیرہ ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کے کسی کام آ جاؤں۔ لیکن شہباز، احمد نے اسے روکنا چاہا، تمہیں پتہ ہے صرف 10 منٹ رہتے ہیں اور اتنے ہجوم میں ریش ڈرائیونگ کرنا، یار سوچو تو صحیح۔
वक्त पड़े तो इंसान सारे काम कर लेता है। ये कह के शहबाज नीचे उतर गया। खुदा हाफिज़ अरमीना, मैं फ़ोन करूँगा, इंतज़ार करना, उसने अरमीना की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। उसने सर उठाकर शहबाज की आंखों में झांका। उसकी आंखें जो कहानियाँ सुना रही थीं, रवैया उसके बिल्कुल बरअक्स था। वो रुख मोड़ के बाहर देखने लगी। हकीकत में उसे शहबाज पर शदीद तरीन गुस्सा आ रहा था। हमारे शहबाज भाई भी ऐसे ही हैं, इब्साम ने अफसोस से ऐलान किया। ताया बाकी सारी दौलत इन्हीं कामों पे लुटाएंगे, और कसम से मुझे तो यूँ लगता है कि शहबाज भाई MBBS करने के बाद हम दर्द मतलब दवा खाना जैसी किस्म की कोई चीज़ बना के बैठ जाएंगे। सच है मीना, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जैसे ये हजरत है। इब्साम ने यूँ राजदारी से बताया जैसे कह रही हो शहबाज भाई पागल हो गए हैं। बस अब चुप भी कर जाओ, अहमद ने दोनों को डांटा। तुम लोग तो उसके पीछे ही पड़ गई। ट्रैफिक दोबारा से जैम हो गया था और आगे पीछे हर तरफ से हॉर्न की आवाज़ों ने आसमान सर पे उठा लिया था। अरमीना ने घड़ी देखी, फ्लाइट का टाइम गुजर चुका था। उसने कानों पे हाथ रखा और सर सीट की पूंछ से टिकाकर आराम से लेटने के अंदाज में बैठ गई। अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद रह गई थी कि जिस तरह सारे काम यहाँ देर से होते हैं, वैसे ही शायद आज उसकी फ़्लाइट भी लेट हो जाए। ये और बात थी कि वो आज दिली तौर पे जाना नहीं चाह रही थी। शहबाज रात गए घर पहुंचा तो थकन से निढाल था। उसका इरादा यही था कि घर में घुसते ही बिस्तर संभालेगा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसकी सारी थकन हैरत आमेज खुशी में बदल गई। सामने ही अरमीना सोफे पे बराजमान थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज की आवाज़ में यकदम हैरत अंगेज किस्म की खुशी ओद आई थी। हेलो। शहबाज हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता नहीं था कि नेकियों का समर इतनी जल्दी भी मिल सकता है। शहबाज, बदतमीज़ी नहीं करो। तुम्हारे मुंह पे बस छूटते ही यही अल्फाज होते हैं कि बदतमीज़ी नहीं करो। इसके अलावा भी कुछ बोल लिया करो। मसलन ये कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हारे जाने के बाद इतने सारे फजूल दिन रात कैसे गुजरेंगे जैसे पहले गुजरते थे। पहले की बात और थी और अब की और है, बल्कि शायद मोहब्बत हो जाने के बाद सब कुछ ही बदल जाता है। मसलन उसका लहजा तैश दिलाने वाला था। मसलन यही कि पहले मुझे आसमान नीला दिखाई देता था, अब काला दिखाई देता है। ज़मीन का रंग सुर्ख हो गया है। हर शय में आप ही आप नज़र आती हैं। इसके अलावा कुछ और सुनना पसंद करेंगी? नहीं, बस इतना काफ़ी है। मुझे भी तुम्हारी बात का यकीन आ गया है कि मोहब्बत हो जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। जैसे पहले तुम थोड़े थोड़े से पागल लगते थे, अब उसका ट्रिपल हो गए हो। ये कहकर अरमीना बाहर निकलने को ही थी कि शहबाज ने एकदम आगे बढ़ के उसका रास्ता रोक लिया और उसे अपनी गहरी मानी खेज निगाहों के हसार में ले लिया, जैसे उसे अभी तक यकीन ना आ रहा हो कि अरमीना सचमुच उसके सामने खड़ी है। और फिर बहुत गंभीर आवाज़ में पूछा,